दोस्तों, देखिए ये अपना ये जो YouTube चैनल है, इसके ऊपर ये इस तरह का पहला वीडियो है और इसके अंदर है ना हम पूरा मॉडल पेपर करेंगे, पूरा कंप्लीट पेपर करेंगे। 60 प्रश्न जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके पेपर आने वाला है उसी प्रकार का बिल्कुल नया और फ्रेश पेपर है। ये प्रश्न अगर आप करते हैं, अगर आपका स्कोर 40 के आसपास रहता है ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, इसलिए अब हम कुछ पेपर वगैरह भी करेंगे यहाँ पे चैनल पे। तो देखिए, आप पहली बार आए हैं आई थिंक मेरे हिसाब से इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए और बेल आइकन को दबा के आप नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ये जो भी क्लासेज आपकी यहाँ पे होने वाली हैं। सो गाइज, कीमती है आपका टाइम, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम शुरू करते हैं क्लास को। अपना जो पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, ये हमसे पूछ रहा है, एसएसटी का पेपर है, आपने देख ही लिया है कंप्लीट। एसएसटी के 60 प्रश्न करेंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नया वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। लोथल से प्राप्त पकी ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है, जिसे किसने डॉक यार्ड की संज्ञा दी है। डॉक यार्ड का मतलब हम कह सकते हैं जहाज़ों की गोदी, जहाज़ों की गोदी, ये इसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डॉक यार्ड। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा SR राव। जिसने भी आंसर तीसरा किया है उनका बिल्कुल सही है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात मतलब जानकारी के अंदर सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा है ये गोदीवाड़े का ये साक्ष्य इस बात का परिणाम है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो विदेशों के दूसरी कंट्रीज के साथ में व्यापार किया करते थे। प्रश्न संख्या नंबर 2 देखिए, महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जमाली, पहला ऑप्शन होगा इसमें। महावीर स्वामी की पत्नी की बेटी, यानी कि खुद महावीर स्वामी की बेटी जो थी, मतलब हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री, जिनका नाम था अर्णोजा। इनका एक और नाम मिलता है दोस्तों, प्रियदर्शना। ठीक है ना, इनका विवाह हुआ था जमाली के साथ में। ये शुरुआत में महावीर स्वामी का अनुयायी बना, किंतु उसने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न कर दिया था। तो जमाली भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। प्रश्न संख्या नंबर 3 में बताइए, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमुशल हथियारों का प्रयोग किया था। वज्जी, अंग, काशी और कौशल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा अपना वज्जी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। वैशाली के जो वज्जी थे, इन्होंने मगध के खिलाफ एक मजबूत संघ का निर्माण किया था। इसके लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री थे एक, जिनका नाम था वशकार। ठीक है, वशकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा था और लास्ट में रिजल्ट निकला था, फूट डालकर वो वज्जी संघ को हरा दिया था। जैन ग्रंथों से भी इस बात का पता चलता है कि इस युद्ध में सबसे पहले अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमुशल युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संघर्ष की तिथि को आपको बताना है। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, ये लगभग कब हुआ था। ये लगभग हुआ था दोस्तों 305 ईसा पूर्व के अंदर। तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। इस युद्ध के बाद में ना इन दोनों के बीच में संधि भी हो गई थी। सेल्यूकस अपनी इनकी जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया था और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत भी दे दिए थे, एरिया, अराकोनिया, कंधार जिसको बोलते हैं, काबुल, ये सब। फिर मेगस्थनीज को अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में भेजा था और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट के अंदर दिए थे। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, चीन के किस वंश के शासनकाल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। तो चलिए बताइए 5वें नंबर के प्रश्न में क्या होगा। दोस्तों, कभी भी खुद को आराम मत करने दो जब तक गुड बेटर ना बन जाए। जब तक गुड बेटर ना बन जाए और बेटर बेस्ट ना बन जाए, तब तक आराम मत करने दो। इसका मतलब यहाँ पे बेस्ट से क्या है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक आपको आराम नहीं करना है। कम से कम कुछ महीने तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर ही सकते हैं। इतना तो इंसान है, तो इतना तो सोच समझ करके हम कर सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर ना अपना आंसर होगा तांग वंश, तीसरा ऑप्शन।
ठीक है, तांग वंश, इसी तरह के नाम होते हैं। किस पल्लव शासक ने एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण हुआ? बताइए, किस पल्लव शासक के टाइम में? कौन था वो? नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन सेकंड या महेंद्र वर्मन फर्स्ट? इसमें उत्तर होगा पहला ऑप्शन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हम राइट आंसर करेंगे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि धारण करी थी, महामल्ल। महामल्ल भी कहा जाता है इनको। कौन सा गुप्त शासक सर्वाधिक आयु में शासक बना? बताओ। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त या फिर बुद्धगुप्त? तो देखो दोस्तों, 7वें नंबर के प्रश्न में पहला ऑप्शन होगा पुरुगुप्त। ठीक है, पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का एक सौतेला भाई था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो गुप्त शासक थे ना, उनमें से बौद्ध धर्म को अपनाने वाला ये प्रथम शासक था भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम शासक था। इसका तुम्हारे को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 8वें नंबर का। यूनानी लेखों में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यूनानी जो लेख हैं उनके लिए, उनके अंदर आपको एक नाम मिलता है मजिस्ट्रेट। किसके लिए? आज की भाषा में हम देखें तो अध्यक्ष, बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। अर्थशास्त्र में भी अध्यक्ष का उल्लेख मिलता है और यूनानी लेखों के अंदर मजिस्ट्रेट का उल्लेख मिलता है। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूफी संतों में से किस सूफी संत ने कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब अभी दिल्ली दूर है? तो बताइए किसने कहा था? तो मेरे दोस्तों, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। क्या होगा राइट आंसर? पहला ऑप्शन हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था ना, उसने जब निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन वो किसी के भी दरबार में नहीं गया था। और इसको महमूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, महमूब ए इलाही। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मारवाड़ के राव चंद्रसेन, बीकानेर के राव कल्याणमल, आमेर के मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, मेवाड़ के राणा चंद्रसेन। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, दूत कहा जाता। चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा, विस्मृति नायक, प्रताप का अग्रगामी, कई नामों से जानते हैं इनको। मालदेव का तीसरा पुत्र था, जो मारवाड़ का शासक भी बना था 1562 के अंदर। 1857 की क्रांति में जिस भारतीय महिला ने अपना बलिदान दिया था वो कौन थी? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857, 4 जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मनु या मणि कर्णिका भी कहा जाता था, इनके नेतृत्व में झांसी में विद्रोह किया था। झांसी को डलहौजी ने अपनी जो नीति थी उसके तहत गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इसको मिला लिया था। और फिर ये जनरल हीरो से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी लक्ष्मीबाई 17 जून को। अगला प्रश्न देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पेपर बेशक हार्ड है, लेकिन जितना ज़्यादा हार्ड चीज़ें करोगे उतना ही ज़्यादा पेपर एग्जाम में तुम्हारे लिए आसान होगा। तो आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान, पहला ऑप्शन। इसने 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? बताइए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? दोस्तों, संविधान सभा ने बनाया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? कौन सा आर्टिकल है वो? जरा बताइए, क्या आंसर होगा इसमें?
ठीक है, तो यहाँ पर अपना उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आर्टिकल 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, परंतु ये न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं। इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग नहीं करेगा उसका अगले चुनाव में पतन निश्चित है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था वो बताइए। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश करो, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आगे भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो जितना याद होने की आपकी क्षमता है ना उतना तो याद करो, उतना याद कर लोगे तभी तो आगे याद करोगे। जितनी क्षमता है आज याद करने की, अगर आज ही उसको आप अधूरा छोड़ दोगे तो कल भी वही याद करोगे, फिर नया तो कुछ सीखा नहीं कल भी तुमने। तो आज का काम आज ही करो, एक निश्चित करो कि इतना मैटर मुझे आज पढ़ना है, किसी भी हालत में कुछ हो जाए भले, फिर आपकी याद करने की गति में थोड़ा रफ्तार आएगी और आप चीज़ों को जल्दी याद कर पाओगे। तो 15 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा 53वां, पहला ऑप्शन। ठीक है, और 24वां अगर आपसे पूछ ले, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था 55वां संविधान संशोधन करके 1986 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश की संसदीय शासन पद्धति को संसदों की जननी कहा जाता है? भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो ठीक बात है, वैसे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हो तो आंसर कर दोगे। ब्रिटेन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में पाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो घर है ना वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अपनी पार्टी के विरुद्ध यदि विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में मतदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। क्रॉस वोटिंग, फ्लोर वोटिंग, ब्रेल लिपि वोटिंग या फिर इसमें से कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स यहां पे हम बात करें ना, कोई भी अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में यदि कोई चला जाता है तो उसे कहा जाता है फ्लोर क्रॉसिंग। ठीक है ना, पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी वो। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, विदेशों से सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। विदेशों से सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप 2019 नंबर का, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। बताइए क्या उत्तर होगा? 19 नंबर के प्रश्न में हमारा सही उत्तर बता दो। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा निम्न सदन में बहुमत दल, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न सदन यानी कि लोकसभा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। यदि प्रधानमंत्री का मतलब अचानक से मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी कारण से वो पद छोड़ देता है या फिर बीमार कुछ भी, तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति खुद के विवेक से निर्णय लेकर के किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथवाद, एक के गोपालन, केशवानंद भारती और मेनका गांधीवाद। तो यहाँ पे आंसर आएगा केशवानंद भारती। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केरल राज्यवाद इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जो न्यायाधीश थे ना, 13 न्यायाधीश की पीठ थी, उन्होंने अपना संवैधानिक रूप से ऑर्डर मतलब जो भी था वो सुनाया था। हमारा संविधान का जो रुख है उसमें संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध ये है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। क्लियरली 21 देखो, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, ये उत्तरदायी होता है विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होती है ना उसके प्रति।
यदि वो विधानसभा में अपना विश्वास खो देता है ना, तो राज्यपाल उसको पद से हटा सकता है। मुख्यमंत्री को पद से हटाने या फिर उसको त्यागपत्र देने के ऊपर पूरा मंत्रिपरिषद खुद ही ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन। 22 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, बता दो। माउंट आबू 1864, ब्यावर 1867, जयपुर 1864 और अजमेर 1864। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, माउंट आबू 1864। ठीक है। राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन का शुरुआत जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू के अंदर की गई थी, इसके बाद में अजमेर में हुई थी। तो अजमेर में जो हुई थी ना, ये हुई थी अजमेर वाली 1866 के अंदर। फिर उसके बाद में अजमेर में ही ब्यावर में हुई 1867 में। 1869 में जयपुर के अंदर भी नगर पालिका की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई क्या है, बताइए। देखो, मिलीबार, बैरोमीटर और मिली सेंटीमीटर। एक मिलीबार का मतलब होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 ग्राम भार बल उसके ऊपर। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, मिलीबार, बैरोमीटर और मिली सेंटीमीटर। वायुदाब मापने की अधिक प्रचलित इकाई मिलीबार होती है वैसे तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। मिलीबार को है ना MB से भी इंडिकेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में हानिकारक, अवांछनीय अथवा प्रदूषक पदार्थों में मिल जाने के कारण होने वाली घातक परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। क्या कहा जाता है इसे, प्रदूषण, जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे कहते हैं दोस्तों प्रदूषण। पहला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है गाइज, ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, है ना, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 1972 के अंदर, जून के महीने में। तो वर्तमान में 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी वजह से मनाया जाता है। 26 में देखिए, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया है। कौन सा चक्रवात है वो, अयाल, नरगिस, थाने और नीलम। नरगिस, बी ऑप्शन होगा। नरगिस चक्रवात ने म्यांमार देश को प्रभावित किया है। म्यांमार में काफी तबाही मचाई इसने। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, बताइए। भाखड़ा नांगल, रावी, व्यास, झेलम, सतलज। तो ये है सतलुज नदी के ऊपर, डी ऑप्शन होगा। सतलुज नदी के ऊपर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कांप मृदा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइए। तो गाइस यहां पे आंसर क्या होगा, 3, पहला ऑप्शन। भारत का जो विशाल मैदान है और तटीय मैदान है ये कांप मिट्टी से बने हैं, और कांप जो मिट्टी है ये नदियों के द्वारा लाकर जमा करी जाती है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, ये तो दोनों सही है। आय असमानता में वृद्धि, ये गलत है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन होगा आर्थिक समानता में कटौती, ये भी सही है। वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में तो भारतीय कृषि के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर का, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है, बता दो। कहीं सांस में सांस आ रही होगी आपके ये प्रश्न देख करके, है ना, कुछ तो मतलब सही हो रहा है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है दोस्तों। एक चोट अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। ठीक है, चलो क्या आंसर होगा 30 नंबर के प्रश्न में। बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर तो है नहीं। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है 25 किलोमीटर, डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है।
26 किलोमीटर कुल है राजस्थान में। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, बताओ। अरब सागर की तरफ दोस्तों कौन सी नदी है जो बहती है? तो माय डियर फ्रेंड्स वो है साबरमती नदी। डी ऑप्शन होगा इसमें। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, एक तो लूनी नदी है, माही नदी है, सोम नदी है, जाखम नदी है, साबरमती है, पश्चिमी बनास नदी है। ये नदियां हैं मोस्टली जो अरब सागर में गिरती हैं राजस्थान की। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो बताइए कौन सा है। जलोढ़ मिट्टी वाले जिले कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी नदियों वाले क्षेत्र में, तो आंसर क्या होगा भाई? भरतपुर, धौलपुर। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी राज्य के उत्तरी और पूर्वी जैसे जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक वगैरह इनके अंदर पूर्वी जिले, उत्तरी पूर्वी जिले। तो चलो, किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, बताइए। खनिजों का संग्रहालय एक है दोस्तों खनिजों का अजायब घर, और एक है खनिजों का भंडार गृह। ये क्वेश्चन है कुछ जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। खनिजों का भंडार गृह अरावली को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। खनिजों का भंडार गृह अरावली को कहते हैं, इनका याद रखना। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान का वो जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, बताइए। जवाई बांध, जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा, सुमेरपुर। सुमेरपुर के अंदर है, पाली जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। इसका निर्माण 1946 के अंदर किया गया था। जोधपुर के महाराजा थे उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह एक इंजीनियर की देखरेख में हुआ था, एडगर नाम का इंजीनियर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानसी और वाकल सोम नदियां किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती हैं, बताइए। कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू और सज्जनगढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल जीव अभयारण्य, इसमें देश का प्रथम ह्यूमन टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। यहीं से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। सोम नदी भी यहीं से प्रभावित होती है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, बताइए। क्या आंसर होगा इसमें? गाइस इसमें आंसर होगा GH ओझा, CV वैद्य और उपरोक्त दोनों। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही है ये। नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य पर अधिकार किया था? रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ या सिरोही? देखिए यहां पे आंसर आएगा पहला ऑप्शन। रणथंभौर का एक शासक था हम्मीर देव। हम्मीर देव है ना, इसने अपने जीवन के अंदर 17 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले वाले जो 16 युद्ध थे ना वो जीत गया था। 17वां जो युद्ध था ये अंतिम युद्ध था। इसके अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। राजस्थान का पहला वंश जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, क्या नाम था उस वंश का? तो आप सभी जानते होंगे शायद इसको, कछवाहा वंश है वो। पहला ऑप्शन होगा इसमें। मुगल शासक अकबर ख्वाजा साहिब की जो जियारत है वो करने अजमेर जाता था, और डूंडार क्षेत्र के सांगानेर नामक कस्बा था ना, उसमें चगताई खान की मदद से वो भारमल ने अकबर से 20 जनवरी 1562 को मिलकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। खैर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली और नशीराबाद। तो गाइस ये पहुंचे थे देवली के अंदर। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें सही उत्तर। पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। इन्होंने 8 जून 1857 को नीमच छावनी के ऊपर अधिकार कर लिया था। वो व्यक्ति कौन है जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था? 40 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? सलाम है ऐसे लोगों को, केसरी सिंह बाराहट। बी ऑप्शन होगा इसमें।
केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, फतेह सिंह, उनको रोका था दिल्ली दरबार में जाने से। एक बुक लिखी थी उन्होंने, चेतावनी रा चुंगटिया, ये पढ़े थे ये, और फिर इसके बाद में वो नहीं गए थे। 1903 की बात है ये। अगला प्रश्न देखिए 41, निम्न में से किस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीव रखा के नाम से भी जाना जाता है? तो केहरीगढ़, सिवाना, नाहरगढ़ और तारागढ़। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा केहरीगढ़, किशनगढ़ अजमेर में है ये दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? 42 में पटवों की हवेली। हाँ, पटवों की हवेली, जिनके अंदर गुलाम नहीं थे, वो गुमान थे, गुमान चंद पटवा। इसने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिलें बनवाई थी और बनवाने का आदेश दिया था, जिसे बनने के अंदर 50 साल लग गए थे। बताओ, बेटे तो बूढ़े हो गए होंगे। जैसलमेर की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी हवेली है ये, विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई हैं। तो आंसर क्या होगा? जैसलमेर, बी ऑप्शन। 43 देखिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बता दो क्या आंसर होगा इसमें। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कौन से पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। तो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, दशहरा। ठीक है, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है और इस दिन लील टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। मेमंद आभूषण बताइए कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? तो दोस्तों ये सिर पर पहना जाता है मेमंद, पहला ऑप्शन होगा। पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों को हम देखें, झांझर, पगपान, बहुत सारे हैं, तोड़ा, इंकारतन, मकैया, मशूरियो, नुपुर, छड़, पेजा, आंवला। ठीक है, अगला देखिए तो 45, मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र बताइए। कौन से हैं? नौबत, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। नौबत है ना, धातु की एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, उसको भैंसे की खाल में मंड करके चमड़े की जो डोरियां होती है ना, उनसे कस करके बांध दिया जाता है। फिर कई तरह के इसमें काम में आता है ये। आगे देखिए 46 में बताओ, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? 46 में क्या उत्तर होगा? राजस्थान में सबसे पहले राजनीतिक चेतना अर्जुनलाल सेठी दोस्तों इसमें राइट आंसर आएगा। इन्होंने क्रांति और आगाज का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी करी थी। 47, बठनेर किला बताइए कहाँ स्थित है? बठनेर किला, तो ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। बठनेर का जो दुर्ग है, इसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी के आसपास में हुआ था। गग्गर नदी के मुहाने एक भाटी नरेश थे जिनका नाम था भूपत, इन्होंने करवाया था। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाला यही है। राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है इसको, उत्तरी भड़ किवाड़। इस दुर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र बताइए कहाँ रखा हुआ है? दोस्तों ये रखा हुआ है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर, जिसको हम चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं। चंद्र महल वर्तमान में जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है ये। अगला देखते हैं, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है बताइए? चार चौमा मंदिर, तो गाइज ये है कोटा जिले के अंदर। पहला ऑप्शन होगा, चार चौमा का शिवालय है। चार चौमा गांव है कोटा जिले के अंदर, वहाँ पे एक गुप्तकालीन शिव मंदिर है, गुप्त काल के टाइम का। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है बताइए? बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? तो गाइज ये मेला है ना, ये लगता है जयपुर के अंदर। पहला ऑप्शन हो जाएगा। विराटनगर तहसील है जयपुर में, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51, एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है बताइए?
दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे और बेहतरीन पेपर बनाएं जो उनके अंदर से आपका कंप्लीट पेपर मिल जाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेपर जो बना रहे हैं उनमें से ही आएगा। इसके लिए आपका सपोर्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आंसर क्या होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन लेटिन। लेटिन भाषा, लेटिन भाषा का एक शब्द है एड्रिकेटम, इससे बना है। ठीक है, इसमें दो शब्द शामिल होते हैं, एक तो ई मीन्स ई, ठीक है, और ड्यूको, ड्यूको बोले तो DUCO, ड्यूको। ठीक है, ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो अंदर से बाहर की ओर आगे बढ़ना, अंदर की भावनाओं को बाहर लाना, अंदर की बातों को बाहर लाना। कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किस व्यवहार की सर्वाधिक प्रधानता होती है? बताइए, कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किस व्यवहार की सर्वाधिक प्रधानता होती है? वाचिक व्यवहार की होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, वाचिक या शाब्दिक व्यवहार कक्षा में पूरी तरह से व्यवहार का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। बताइए कौन? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और उपरोक्त सभी। तो गाइस इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी हैं ये। कक्षा कक्ष में अधिगम को सहज साध्य बनाने के क्रियाकलाप होते हैं, जैसे सामग्री प्रस्तुत करना, उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना, अभिप्रेरणा देना, जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके अनुभवों का उपयोग करना, अधिगम के जो क्रियाकलाप हैं उनको उपलब्ध करवाना, है ना, बहुत सारे होते हैं। आगे देखिए, थॉर्नडाइक एवं जॉन डीवी के अनुसार समस्या विधि के पद बताइए। समस्या विधि के पद हैं समस्या का चुनाव करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, तथ्यों का संकलन करना, या तो फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न की लैंग्वेज इस तरह की है कि ये तो खुद ही बोल रहा है कि डी ऑप्शन है इसमें, तो कई बार तो ऐसे ही हमारे प्रश्न सही हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्ट्रेटजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताइए, ग्रीक, हिंदी, या तो फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। शिक्षण व्यू रचना अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेटजी का एक हिंदी रूपांतरण है। स्ट्रेटजी शब्द की उत्पत्ति है ना ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, तो आंसर पहला होगा। और वो कौन सा शब्द है? स्ट्रेटजी, जिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार है? बताइए, चार्ट का प्रकार, समय चार्ट, प्रवाह चार्ट, चित्र संबंधी चार्ट, या उपरोक्त सभी। तो गाइस क्या आंसर होगा इसमें? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, समय, प्रवाह, चित्र। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 57 में। देखो, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है सॉफ्टवेयर का उदाहरण? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, या टच पैड? टच पैड नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कंप्यूटर सहायक अधिगम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उपागमों का प्रयोग होता है दोस्तों। 58 का देखिए, यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें छात्रों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। प्रयोजना विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बताइए, क्या उत्तर होगा इसमें? ये दी गई थी पार्कर के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 59 नंबर का प्रश्न देखिए, वह मूल्यांकन उपयुक्त कहलाता है जिसमें क्या होता है? बताइए, जिसके अंदर प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं पाया जाता क्या कहलाती है? बता दो गाइज, वो कहलाती है विश्वसनीय। पहला ऑप्शन होगा इसमें। वैधता का अर्थ होता है मूल्यांकन की मात्रा, जहाँ उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता, तथ्य का मापन किया जाता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे तो हौसले भी जिद्दी हैं। दोस्तों स्टडी करते रहिए प्लीज़। अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है अपने परिवार को एक सुखी जीवन देने का और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, क्योंकि ये टाइम है जिसके अंदर आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, तो आप सर्च करने वाले बन जाओ।
तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।